यूट्यूब चैनल शिवांश क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ हम लोगों ने शुरू किया था, जिसका पिछला मैंने 3 लेक्चर आपको डिटेल में दे चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो उस वीडियो से संबंधित आप लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उस सबका आपको नोट्स चाहिए, सभी जितने भी लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कर चुका गया है, तो आप लोग उसके लिए टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं। आप लोगों का बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले का हम लोग जितना भी पढ़ा चुके रहते हैं उसको हम लोग रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हम लोग को पिछला जो पढ़ चुके हैं उसको याद रखना। सबसे पहले हम लोग के चैप्टर का क्या नाम था? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं बच्चों? तो हमारे आसपास के पदार्थ जैसे टेबल है, कुर्सी है, मेज है, पंखा है, हवा है, पानी है, दवा है, सब चीज, जितना भी चीज हम लोग देख सकते हैं या फिर जितना भी चीज ब्रह्मांड में उपस्थित है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीज क्या है? पदार्थ है। क्या हम आप भी पदार्थ हैं? बिल्कुल, हम आप भी पदार्थ हैं, क्योंकि हम लोग का जो शरीर है वो भी पदार्थ से मिलकर ही बना है। क्योंकि हम लोग के शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है उसमें भी तरल है, हम लोग के शरीर में जो हड्डी है वो कठोर है, और हम लोग के शरीर में भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है जो कि वायु के रूप में उपस्थित है। तो चलिए, ऐसा कोई भी चीज जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ कहलाता है। और ज्ञानेंद्रिय हम लोग के पास 5 है, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ को कितने अवस्था के आधार पर बांटा गया है। तो पदार्थ को 2 अवस्था के आधार पर बांटा गया है, एक भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। और रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन बच्चा एक ऐसा परिवर्तन है जिससे किसी नए वस्तु का निर्माण हो जाता है और उसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मोम का पिघलना, पानी का बर्फ में जमना और आम का पकना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन आप लोग जान चुके हैं, जो आप लोग को नहीं आए वो एक बार पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे समझ से आप लोग, और जो भी आप लोग को दिक्कत आ रहा है वो पूछ सकते हैं। जैसे कि हम लोग ठोस, द्रव्य और गैस में अंतर भी पढ़े थे कि ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन भी इसका निश्चित होता है, इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल। उसी प्रकार देख सकते हैं आप लोग ठोस का जो आकार है, वो जो अंतराणविक स्थान और रिक्त स्थान है वो सब देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतराणविक स्थान ठोस में नहीं होता है और रिक्त जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। और ये सब का तुलना में सब आपका लिखा हुआ है। ज्यादा समय आपका नष्ट न करते हुए आगे हम लोग चलते हैं। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चों, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग देखे थे कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन 2 तरीके से हो सकता था, एक ताप के प्रभाव के कारण और एक दाब के प्रभाव के कारण। तो दाब के प्रभाव के कारण तो हम लोग एकदम अच्छे से समझ गए थे। आज हम लोग को डिस्कस करना था ताप के प्रभाव के कारण। आज हम लोग को डिस्कस करना था कि क्या होता है गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, द्रवणांक, संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण के प्रभाव। तो धीरे धीरे हम लोग शुरू करते हैं और इसको पूरा एक बार से रिकैप करते हुए फिर से इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि कोई भी जो अवस्था है वो 3 तरीके की थी, ठोस, द्रव और गैस। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव्य अवस्था में बदल जाता है वह उसका क्या कहलाता है? गलनांक। यदि कोई द्रव्य जब वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव्य गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई गैस द्रव्य अवस्था में बदल जाता है वो उसका द्रवणांक कहलाता है। और वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव्य ठोस अवस्था में बदल जाता है वो उसका हिमांक कहलाता है। इतना चीज तो हम लोग कल समझ लिए थे। अब समझना क्या है हम लोग को कि क्वथनांक और वाष्पन में क्या अंतर है और ये क्या है, द्रवणांक और संघनन क्या है, वाष्पीकरण
का क्या प्रभाव है। और ऊर्ध्वपातन ठीक। तो एक एक करके इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग को एक बार बता देता हूं कि क्या है। तो जो द्रवणांक है वो क्या है कि जब किसी, एक बार लिख के मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार देख लीजिए। परिवर्तन था वो गलनांक था। तो क्या है, वायुमंडल के मानक दाब व जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, गलनांक समझ गए। गलनांक क्या है, जैसे बर्फ का पिघलना क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, गलनांक है। जब बर्फ पिघलता है तो वायुमंडल का प्रेशर सबके ऊपर जनरेट हो रहा है और जिस ताप पर बर्फ पिघल रहा है, जिस ताप पर बर्फ पिघल रहा है वह निश्चित ताप क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। गलनांक के जस्ट बाद क्या आ जाता है, कथनांक। क्या है, कथनांक है कि वही वायुमंडल के मानक दाब व जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है वह उसका कथनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, गलनांक क्या था, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है वो गलनांक कहलाएगा। जैसे बर्फ पिघल रहा है, जिस ताप पर पिघल रहा है वो बर्फ का क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। अब पानी उबल रहा है और उबलकर किस ताप पर वह भाप के जलवाष्प पे जल किस ताप पर जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, जिस निश्चित ताप पर वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, कथनांक। जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पर खौल कर जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है, वहीं 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या होने लगता है, जमने लगता है, पिघलता नहीं है, जमने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो बर्फ जमता है। ठीक है, तब देखेंगे कथनांक के बाद क्या आ जाता है, गलनांक, कथनांक और फिर द्रवणांक। द्रवणांक क्या है, वायुमंडल के मानक दाब व जिस निश्चित ताप पर कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह उसका द्रवणांक कहला। पानी है, बर्फ है, बर्फ को अगर हम लोग पिघला रहे हैं तो वो पानी बन जा रहा है और वो जिस ताप पर पानी में परिवर्तित हो जा रहा है, जिस ताप पर वो जल में परिवर्तित हो जा रहा है वो गलनांक कहला रहा है। उसके बाद जल को अब हम लोग फिर से हीट किए, फिर से और खोलाए तो वो पानी जो है जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया। वो जिस जो जल जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है ना, वो कोई निश्चित ताप है, उसका कथनांक कहलाएगा। द्रवणांक क्या है, द्रवणांक है वायुमंडल के मानक दाब
वह जिस निश्चित ताप पर कोई गैस द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उसका द्रवणांक कहलाता है। जब कोई गैस अगर हम लोग पानी को गर्म किए तो गैस में बदला, और जब गैस को फिर से हम लोग ठंडा करेंगे तब वो फिर से द्रव में बदल जाएगा, और वह जिस ताप पर हो रहा है वो द्रवणांक कहलाता है। और द्रवणांक के बाद एक लास्ट बचा है हिमांक। मानक दाब व जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह उसका हिमांक कहलाता है। ठीक, इस चारों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार फिर से रिकैप करो। गलना पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है। ठोस के रूप में बर्फ हो गया और बर्फ जब पिघल के द्रव में बदल जा रहा है, जिस ताप पर बदल रहा है वह ताप उसका क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। कथनांक क्या है? जब जल जो है, जल को अगर आप गैस पे चढ़ा देंगे तो जल एक समय के बाद जल खत्म हो जाएगा, बर्तन में से खाली हो जाएगा, और जिस ताप पर वो जल जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा वो कथनांक कहलाएगा। वो ताप 100 डिग्री सेल्सियस है। द्रवणांक क्या है? इस वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है वो उसका द्रवणांक कहलाएगा। और हिमांक क्या है? वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव्य ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो उसका हिमांक कहलाता है। हिमांक जैसे कि अगर पानी को अगर हम लोग ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो जिस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी से ठोस अवस्था में बदल रहा है, पानी से बर्फ बन रहा है, वह ताप उसका क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। वो ताप क्या कहलाएगा? हिमांक। अब हम लोग को क्या देखना है कि कथनांक और वाष्पन में क्या अंतर है और द्रवणांक और संघनन में क्या अंतर है। तो अब एक बार उसका परिभाषा, वाष्पन का क्या होगा? कथनांक से कम ताप पर जब कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है वह उसका वाष्पन कहलाता है। और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर जो जल है वो सब जल तो 100 डिग्री ताप पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर सब जल तो वाष्प के रूप में बदल नहीं रहा है। इतना गर्मी पड़ रहा है 40-45 डिग्री पर, हम लोग का हालत खराब हो जा रहा है। अधिकतर 50% पड़ रहा है, इससे ज्यादा तो गर्मी पड़ नहीं रहा है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ेगा तभी जल जो है वाष्प के रूप में बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर समय 100 डिग्री सेल्सियस ताप नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप होता जल्दी नहीं है, और तब भी बारिश होती है तब भी पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। तो वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वाष्पन प्रक्रिया द्वारा होता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण के नाम से भी जानते हैं। नदियों का पानी जब सूरज के ताप पर गर्म हो जाता है और वो वाष्प के रूप में उड़ के ऊपर जाता है, बादल बनता है, और ठंडा होकर संघनन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? नीचे पानी के रूप में बरसता है। तो हम सभी लोगों को पता है कि पानी 100 डिग्री ताप पर खौलने लगता है, जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन जो वाष्पन प्रक्रिया है वो कथनांक से कम ताप पर होगा। यानी वाष्पन जो कथनांक जो है वो किसी निश्चित ताप पर है, लेकिन जो वाष्पन प्रक्रिया है वो किसी भी ताप पर हो सकती है। ठीक, तो यही वाष्पन और कथनांक में अंतर है। कथनांक किसी निश्चित ताप पर होता है, लेकिन वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है, यानी कथनांक से कम ताप पर भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे द्रवणांक और संघनन क्या है। तो द्रवणांक तो जाने चुके हैं, संघनन जानेंगे। संघनन क्या है? किसी भी ताप पर कोई गैस द्रव अवस्था में
परिवर्तित होता है। जब कोई द्रव द्रव्यमान से कम ताप पर परिवर्तित हो जाता है, किस अवस्था में? जब कोई गैस द्रव्यमान से कम ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह इसका संघनन कहलाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा जो पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है और वो ठंडा होकर वापस हम लोग को नीचे दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ अंतर था। अब हम लोग देखेंगे कि वाष्पीकरण का क्या प्रभाव है। वाष्पीकरण का क्या प्रभाव है? वाष्पीकरण का प्रभाव और वाष्पीकरण के कारण क्या क्या हो सकता है। अगर वाष्पीकरण के लिए ताप अधिक होगा तो क्या होगा? ताप कम होगा तब क्या होगा? आयतन अधिक होगा तब क्या होगा? आयतन या फिर क्षेत्रफल अधिक होगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल कम होगा तब क्या होगा? वायु अधिक होगी तब क्या होगा? वायु कम होगी तब क्या होगा? वायु में आर्द्रता अधिक होगी तब क्या होगा? और वायु में आर्द्रता कम होगी तब क्या होगा? देखते हैं उसको। वाष्पीकरण का प्रभाव क्या है? वाष्पीकरण के कारण ही जो हम लोग कपड़ा डालते हैं वो सूख जाता है, यानी कपड़ों का सूखना। और क्या है? और हम लोग को जब ठंडी लगती है, ठंड का लगना। और क्या होता है? कूलर में देखे होंगे आप लोग, कूलर में जो पंप लगा होता है वो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा ही कूलर से ठंडा हवा मिलता है हम लोग को। कूलर का ठंडा हवा प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद वाष्पीकरण के कारण ही क्या होता है कि छत पर अगर गर्मी के दिनों में जो छत है वो गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर हम लोग पानी डालते हैं। तो जो जैसे ये हम लोग का छत है और इस पर अगर हम लोग पानी डालें तो ये जो उष्मा निकलने लगती है, और जिसके कारण उष्मा अगर छत से निकल जाती है तो फिर छत क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसी कारण क्या होता है कि हम लोग को पसीना पर हवा चलने पर ठंडी लगता है। इसी कारण अगर हम लोग नहाते हैं ठंडी के दिनों में तो क्या होता है कि हम लोग का हीट जो है वो बाहर निकलने लगता है और हम लोग को ठंडी लगता है। तो ये सब कारण है वाष्पीकरण का, और वाष्पीकरण का ये प्रभाव है। अब इसके वाष्पीकरण पर क्या क्या प्रभाव जो है वाष्पीकरण प्रक्रिया पर कौन कौन सा चीज क्या क्या प्रभाव डालता है? तो उस पर प्रभाव डालता है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर देखिए क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण जो होगा वो कम होगा, लेकिन वहीं पर अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो इसमें से वाष्पीकरण जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा। वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक मात्रा में, यानी क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल जितना कम वाष्पीकरण उतना कम, क्षेत्रफल जितना अधिक वाष्पीकरण उतना अधिक। दूसरा क्या है? दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप का टेम्परेचर अगर कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, साधारण सी बात है। अगर टेम्परेचर अधिक है, गर्मी अधिक है, ठीक है, ताप अधिक है, गर्मी जो है वो अधिक है, तो क्या वाष्पीकरण क्या होगा? वो भी अधिक होगा, साधारण सी बात है। उसके बाद अगर वायु तेज है, हवा तेज चल रहा है तो कपड़ा जल्दी सूखता है। क्यों कपड़ा जल्दी सूखता है? अगर हवा तेज है तो वाष्पीकरण भी तेज हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का कपड़ा जो है वो सूख जाता है। अगर वायु में आर्द्रता उपस्थित है तो हम लोग का कपड़ा उतना जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि वायु में पहले ही से नमी उपस्थित है, इसलिए वाष्पीकरण ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर वायु का नमी कम है, वायु में आर्द्रता कम है, तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो ये था कुछ वाष्पीकरण, संघनन, कथनांक, हिमांक, गलनांक, द्रवणांक, जो भी कुछ था इस चैप्टर में लगभग हम लोग का सब टॉपिक जो है कि आज के वीडियो में कवर हो चुका है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बचा रहा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।